सिक्स सेमेस्टर पाठ संख्या आपकी 2 है, वीडियो संख्या 1 है। पाठ का नाम है अमेरिकी क्रांति। अमेरिका में कैसे क्रांति होती है, इस बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। नया विषय है, इसको हम थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, धैर्य से पढ़ेंगे, छोटा करके पढ़ेंगे, छोटी छोटी वीडियो में देखेंगे। किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है, पाठ अच्छी तरह से होना चाहिए, यही प्राथमिकता है। तो ये क्रांति जो है, घटना जो है घटती 1776 में, अमेरिकी क्रांति की। और ये विश्व इतिहास की पूरी दुनिया का जो इतिहास है आज तक का, उसमें एक विशेष घटना है, प्रमुख घटना है। इसे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि अमेरिका वासी ने अपनी स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध, ये भी अंग्रेजों के उपनिवेश थे, हम भी थे, अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी थी। 13 उपनिवेश जो आज मतलब राज्य बन गए हैं अमेरिका के, 13 उपनिवेश इसमें शामिल हुए थे इस लड़ाई में। और ये 1783 तक संघर्ष चला, लड़ाई चली, और आखिर में अंग्रेजों की हार हुई। और हारने के बाद उपनिवेशवासी जो थे उनकी जीत हुई। अमेरिका वासियों का और अंग्रेजों का जो संघर्ष है, ये अन्य संघर्षों से कुछ भिन्न है, अलग है। क्या अलग है? क्योंकि इसका कारण न तो घोर गरीबी है, नई सामंती व्यवस्था और उसके अत्याचार। अंग्रेजों ने यहाँ पर उपनिवेश बनाए और शोषण किया, इसी के विरुद्ध ये लोग संगठित हुए, सफलता प्राप्त की। इस संघर्ष सफलता के उपरांत एक स्वतंत्र व शक्तिशाली राज्य की स्थापना हुई, जिसने विश्व की जो भी अन्य घटनाएं हुई, भविष्य में जो घटनाएं हुई, उनको भी काफी प्रभावित किया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य अपनी, आज भी हम देखते हैं अमेरिका वर्ल्ड पावर है, विशेष पहचान अपनी बनाए हुए है। तो छोटे छोटे उपनिवेश से एक संयुक्त राज्य की, संयुक्त शक्ति की स्थापना होती है। यही इस पूरे अध्याय में हम देखने वाले हैं। तो ये जो अमेरिकी क्रांति होती है, इसकी एक पृष्ठभूमि है। कोई भी चीज़ है, उसका बैकग्राउंड है, उसकी भूमिका है, इंट्रोडक्शन है, वो बनता है। तो अमेरिका का जो इतिहास है वो ज़्यादा पुराना नहीं है। ये एक नवनिर्मित राज्य कहा जा सकता है, नवनिर्मित सिस्टम है इनका। 1453 में भारत और यूरोप के मध्य स्थित व्यापार का स्थल जो है मार्ग हो गया था, जो व्यापार का जो स्थल मार्ग था वो बंद हो गया था। तो उसके बाद जो कुस्तुननिया, आपको याद होगा पीछे कुस्तुननिया पर अधिकार हो गया था ना इनका, जो आधुनिक इस्तांबुल या टर्की या तुर्की देश सुनते होगे आप, वहां पर अरबों का कब्जा हो गया था। तो उसके बाद ये मार्ग बंद हुआ था। तो गरम मसाले जो लेके आते थे यूरोप के लोग, काली मिर्च वगैरह, तो उसका जो है एक मतलब अकाल पड़ गया, मतलब वहां मिल ही नहीं रही थी वो चीज़, और वो चीज़ वो ज़्यादा ज़रूरी थी इनके लिए। तो हम पिछले लेसन में पढ़ के आए थे, तो इस व्यापार के लिए, इन मसालों के लिए नए मार्ग खोजने के काफ़ी अभियान चलते हैं। स्पेन व पुर्तगाल इस भूमिका में अग्रणी होती है, आपको याद होगी सारी बात। तो इसी संदर्भ में ये भी आपको याद होगा कि कोलंबस भी निकला था, स्पेन से निकला था कोलंबस, और भारत की खोज के लिए निकला था। लेकिन ये पहुंचा कहाँ पर था, आपको याद होगा। तो 1492 में ये एक नए अपरिचित स्थान पर पहुंच जाता है। तो इसी स्थान पर 1501 में इटली का एक नाविक अमेरिकी वेस्पुची पहुंचा। इस यात्री के नाम पर ही, इस जो यात्री पहुंचा, इस यात्री के नाम पर अमेरिका का जो नाम है पड़ा, उसका नाम दोबारा मैं लिख देता हूँ, अमेरिगो वेस्पुची। अमेरिगो वेस्पुची। लेकिन पहले कौन पहुंचा था? कोलंबस। इसके बाद इस नए क्षेत्र में इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन व पुर्तगाल ने भी रुचि लेनी कर दी रुचि शुरू हो गई इंग्लैंड व अन्य देशों की, कि हम भी अपने क्षेत्र व्यापार जो है वहां पर शुरू करेंगे। 1606 में इंग्लैंड के जेम्स प्रथम ने लंदन व प्लीमियो को यहाँ पर जो 2 कंपनियां भेजता है वो
आज्ञा दी थी उसने व्यापार की और उपनिवेश की। ऐसा ही भारत में भी चलता था। 1607 में इंग्लैंड के कप्तान क्रिस्टोफर ने जेम्स नदी के किनारे पर जेम्स टाउन नामक एक बस्ती बसाई। जेम्स टाउन। एक बस्ती की स्थापना की। इस प्रकार की कठिनाइयों के चलते हुए ये लोग तंबाकू, इन्होंने किस चीज का व्यापार पर अधिकार जमाया? एकाधिकार, इनका ही अधिकार था विशेष रूप से, वो था तंबाकू का व्यापार। तंबाकू का ये व्यापार 1614 में शुरू होता है। अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपनी कई समस्याएं जो इनकी थी समाधान कर लिया और बस्तियों का कार्यक्रम बसाने का जारी रखा। 1775 तक इन 13 स्थानों पर अपनी बस्तियां स्थापित कर इन्होंने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। इन 13 उपनिवेशों के द्वारा ही संघर्ष का बिगुल बुझाया गया, जबकि यह भी स्पष्ट है कि इन उपनिवेशों में लगभग 90% अंग्रेज थे। शेष अन्य देशों के रहने वाले केवल 10% थे। इन यूरोपियनों को वहां के मूल निवासी रेड इंडियन तथा प्रकृति की समस्याओं से जूझना पड़ता था। रेड इंडियन और प्रकृति की भी वहां पर काफी समस्याएं थी। इन सब चीजों से उनको जूझना पड़ता था, परेशानी आती थी। फिर भी यहाँ पर यूरोपियनों का आना जाना जारी था। यूरोपियनों के इन स्थानों पर आने के कारणों में यूरोप की राजनीतिक स्थिति, आपसी लड़ाई, व्यापार में लाभ कमाने की सोच, ये सब मतलब ये क्यों आए? यहाँ पर लाभ का ही था मुख्य उद्देश्य। वहां पर आपस में उनकी लड़ाई ज्यादा होती रहती थी और बाकी था धर्म प्रचार, ईसाइयत का प्रचार करना, ये एटसेट्रा जो है इनके कारण थे यहाँ पर आने के। ब्रिटेन के लोगों के अधिक आने का कारण वहां पर शासकों की कठोर नीतियां थी, जिसके कारण स्टुअर्ट समर्थकों द्वारा बड़ी संख्या में वहां से जो स्टुअर्ट के जो समर्थक थे जेम्स ने भेजे थे, तो स्टुअर्ट के समर्थकों के साथ ज्यादती हो रही थी। तो उन लोगों ने सोचा कि वहीं चले जाएं, वहीं जाके जो है अमेरिका पहुंच जाते हैं वो लोग। तो भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इन उपनिवेशों की अपनी अलग पहचान थी। उत्तरी उपनिवेश लकड़ी मछली के लिए विख्यात थे। इंग्लैंड के समुद्री जो जहाज थे उनके निर्माण का केंद्र थे। मध्य क्षेत्र के उपनिवेश शराब व चीनी के लिए। कुल मिलाकर इनका हर क्षेत्र जो है इनके काम आ रहा था, इनकी स्वार्थ पूर्ति कर रहा था। सांस्कृतिक दृष्टि से यहाँ कोई विशेष प्रकार का जीवन यापन नहीं था, बल्कि मिश्रित संस्कृति थी। इनके बीच आपस में तालमेल भी बहुत अधिक नहीं था। तो अंग्रेजों द्वारा 1713 से 1763 के बीच यहाँ पर उपनिवेश अधिक बसाए गए। उन्होंने अपना व्यापार खूब विकसित किया। प्रमुख औद्योगिक नगर बोस्टन, न्यूयॉर्क, जेम्स टाउन, लबानाहा, फिलाडेल्फिया अस्तित्व में आए। इस समय तक प्रिंसटन, येल, ब्राउन इत्यादि उच्च शिक्षा के केंद्र बनकर विश्वविद्यालय के रूप में पहचान बना चुके थे। ये सभी केंद्र क्रांति के भी केंद्र थे, संघर्ष के भी केंद्र थे। आखिर में अंग्रेजों को हार माननी पड़ी और 13 उपनिवेश स्वतंत्र हो जाते। ये थी पृष्ठभूमि। मुख्य जो प्रश्न बनता है वो है कि जो ये क्रांति हुई या प्रथम स्वतंत्र या जो इनका स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो इसके कारण क्या थे? इसके कारण क्या थे, इसको समझेंगे हम। तो इसके कारण मुख्य रूप से कोई भी जब क्रांति घटना होती है तो बहुत कारण होते हैं और धीरे 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 कुछ सहने की क्षमता घट जाती है जब वो कारण गहन हो जाते हैं, मतलब अत्याचार या परेशानियां जो है सहनीय हो जाती हैं। लेकिन फिर भी इतिहासकार ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी क्रांति में प्रमुख या निर्णायक कारक या कारण कौन से थे। तो ये इतिहासकारों ने जानने की कोशिश की। अमेरिका क्रांति, दो मत ऐसी संबंध में आए निकलकर, दो आइडियोलॉजी है। पहला क्या है, क्रांति का पहला जो कारण था वो था अंग्रेजों या अमेरिकी उपनिवेशों के मध्य राजनीतिक विचारों में गहरा मतभेद। तो गहरा जो मतभेद था वो दोनों विचारधाराओं में था। क्रांति का उद्भव इस राजनीतिक मतभेद के कारण ही हुआ। यह मत मुख्यतः चार्ल्स मैकलिन एंड्रूज ने अपनी पुस्तक द कॉलोनियल बैकग्राउंड ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन में लिखा है। गहरा मतभेद था किस चीज में?
राजनीतिक विचारों में, दोनों इंग्लैंड और अमेरिका के जो लोग थे उनके राजनीतिक विचारों में। सेकंड मत क्या था कि आर्थिक संघर्ष को, आर्थिक जो संघर्ष था उसको इन्होंने क्रांति का कारण बताया। इतिहासकार बेयर्ड ने अपना मत द इकोनॉमिक ओरिजिन्स ऑफ जेफरसोनियन डेमोक्रेसी ने प्रस्तुत किया है। उनका मानना है कि इंग्लैंड तथा अमेरिकी उपनिवेशों के मध्य व्यापारिक एवं औद्योगिक हितों के संघर्ष ने क्रांति को जन्म दिया। उनका मानना है इंग्लैंड तथा अमेरिकी उपनिवेशों के मध्य जो व्यापारिक और औद्योगिक हित थे, औद्योगिक और इंग्लैंड को लाभ हो रहा था और अमेरिका को नुकसान हो रहा था, तो इनके जो व्यापारिक हित थे उसके कारण से संघर्ष का जन्म होता है, उसके कारण से ये विवाद बढ़ता है। यदि दोनों विचारों में ऐतिहासिक तथ्य निहित है, तथ्य तो ऐतिहासिक निहित है कि दोनों ही समस्याएं थी, फिर भी क्रांति की पृष्ठभूमि तथा क्रांति की संपूर्णता को समझने के लिए कुछ चीजें आवश्यक हैं। वो क्या हैं कि हम क्रांति के जितने भी पहलू, जितने भी कारण हो सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, बौद्धिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, उन सबको समझें, ये जरूरी है। तो इस संबंध में पहला जो बिंदु आता है वो है आपका राजनीतिक मतभेद। क्या आता है? राजनीतिक मतभेद। इंग्लैंड और अमेरिकी उपनिवेशों के मध्य, अभी हमने राजनीतिक पढ़ा ना, राजनीतिक जो मतभेद थे, पहला जो विचार है तो उसी को पढ़ेंगे। तो मतभेद पैदा हो गए थे कुछ सिद्धांतों को लेकर, कुछ सिद्धांतों को लेकर मतभेद पैदा हुए। इंग्लैंड अपने साम्राज्यवादी हितों को लेकर अग्रसर था, तो मात्र देश के लिए, खुद के देश के लिए ही वो सारे साधन संसाधन आर्थिक हित प्रयोग करना चाहता था। इंग्लैंड की जो संसद है वो चाहती थी कि पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाए, लेकिन वह शासन व्यवस्था के दोषों को दूर करके अमेरिका में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं चाहती थी। ये इंग्लैंड की संसद चाहती थी, तो मतभेद होना था ही। सैद्धांतिक मतभेद क्या था कि जो प्रतिनिधि शासन है, जो प्रतिनिधि शासन है उस पे कुल मिलाकर ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता थी। ये लोग चाहते थे कि हमें अपने अधिकार मिले, तो इसको लेकर काफी बड़ा मतभेद था। सैद्धांतिक की अगर बात करें, ब्रिटिश सरकार का विचार था कि ब्रिटेन की संसद संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य पर समान प्रभुसत्ता वाली संस्था है। ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों पर भी वैसा ही अधिकार है जैसा कि इंग्लैंड पर, वैसा ही अधिकार है जैसा कि इंग्लैंड के ऊपर है। जैसा कि ब्रिटेन के आंतरिक क्षेत्रों के संबंध में, वह अमेरिकी बस्ती में मैसाचुसेट्स के लिए भी उसी प्रकार से कानून बना सकती थी जैसे इंग्लैंड के। मैसाचुसेट्स ये अमेरिका का एक शहर है, आप सुनते होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ पर MIT भी है, जो जैसे हमारे IIT हैं, तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। तो मैसाचुसेट्स के लिए भी वैसी तरह से कानून बना सकती थी जैसे इंग्लैंड का एक शहर है बर्कशायर, उसके लिए। तो इस दृष्टिकोण से उपनिवेशों की सरकार का कोई प्रतिनिधित्वात्मक, मतलब प्रतिनिधि नहीं, मतलब वहां का लोकल है, उसको कोई अधिकार नहीं, कोई उसका महत्व नहीं। ये इसका मतलब निष्कर्ष निकल के आता है। तो लोग सोचने लगे कि क्या हमारे अंदर बिल्कुल अकल नहीं है, हमें कोई ज्ञान नहीं है, क्या हमें कहीं प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता, कहीं शासन में भागीदारी नहीं मिल रही। तो जो नेता थे उपनिवेशवादियों के, उस समाज के, उनका कहना था कि साम्राज्य जो प्रभुसत्ता का सिद्धांत है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। इससे जो स्वशासन है या प्रतिनिधि शासन है उसका साफ साफ
उल्लंघन इससे होता है, मतलब ये ठीक गतिविधि नहीं है। इन नेताओं का कहना था कि उनके कानून संबंध केवल ब्रिटिश सम्राट के साथ है। सम्राट ने समुद्र पार उपनिवेश की स्थापना करने की सहमति दी थी और सम्राट ने ही उन्हें सरकारें प्रदान की थी। राजा इंग्लैंड का राजा था, उपनिवेशों का भी राजा था। उनका कहना था कि जैसे मैसाचुसेट्स की विधानसभा को इंग्लैंड के संबंध में कानून पास करने का अधिकार नहीं है, तो वैसे ही इंग्लैंड की संसद को भी कानून पास करने का अधिकार नहीं है। यदि सम्राट धन चाहता है, उपनिवेशों से धन चाहता है, तो अनुदान मिल जाएगा उसको। ये नहीं कि वो इस तरह से शोषण करे, अनुदान के रूप में प्राप्त कर सकता है। ब्रिटिश संसद स्टाम्प एक्ट या दूसरे जो राजस्व संबंधी या आर्थिक संबंधी जो कानून है उनको पास नहीं कर सकती, ये नेताओं का कहना था। संक्षेप में ब्रिटिश प्रजा उन जन पर, चाहे वह ब्रिटेन में या अमेरिका में, अपने ही प्रतिनिधि द्वारा उसी के मार्फत कर लगाया जाता है। कर प्रतिनिधि द्वारा, खासकर अपने प्रतिनिधि द्वारा ही लगाया जाना ठीक होता है। तो ये कुल मिलाकर सैद्धांतिक अंतर्विरोध इनके बीच में था। वस्तुतः यह संघर्ष सिद्धांतों का संघर्ष था, शोषक और शोषित का संघर्ष था, शोषक और शोषित, और आपका साम्राज्यवाद और गणतंत्र की लड़ाई थी। एक तरफ था साम्राज्यवाद और दूसरी तरफ था गणतंत्र, जिसमें समानता स्वतंत्रता के सिद्धांत होंगे। तो ये हमारा पहला बिंदु हो गया राजनीतिक मतभेद में। दूसरा जो बिंदु है वो है दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। तो जो शासन व्यवस्था स्थापित की गई उपनिवेशों में, तो वो उपनिवेशों में जो स्थापित की गई, वो जो इंग्लैंड की जो शासन व्यवस्था थी या इंग्लैंड के जो हित थे, उस हितों के अनुरूप ही जो है शासन व्यवस्था थी। दिखावे के तौर पर जो है ऐसा दिखाया गया कि जैसे इंग्लैंड में चलता है वैसे ही यहाँ पर भी चल रहा है, लेकिन वास्तव में जो ध्येय था वो था शोषण करना, दीर्घकालीन शासन स्थापित करना, लंबे समय तक भी शासन चलता रहे। उपनिवेशों की जो शासन व्यवस्था थी उसके 3 मुख्य अंग थे। गवर्नर, हमारे यहाँ भी होता था, कार्यकारिणी गवर्नर की, और विधायक सदन जैसे असेंबली। इस शासन व्यवस्था के पहले 2 अंग, गवर्नर व उसकी कार्यकारिणी, जो ये 2 अंग हैं, ये किसके प्रति उत्तरदायी थे? सम्राट के प्रति। ये सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे और उसी के निर्देशों को ये मानते थे। वे स्थानीय लोगों की आवश्यकता तथा अधिकारों को उतना महत्व नहीं देते थे जितना कि ब्रिटेन के सम्राट की इच्छा को। सम्राट की इच्छा ही सब कुछ थी। स्थानीय जनता गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं थी। स्थानीय जनता संतुष्ट नहीं थी। शासन व्यवस्था का तीसरा अंग विधायक, जो विधायक सदन था या असेंबली थी, तो इसका चयन स्थानीय लोगों द्वारा होता था। चयन, इलेक्शन या जो भी है, स्थानीय लोगों द्वारा होता था।
विधायक सदन को उपनिवेश का बजट, क्या क्या शक्तियां थी? उपनिवेश का जो बजट था वो पास करना होता था, साथ साथ सरकार की कर नीति को भी निर्धारित करना होता था। प्रारंभ में तो विधायक सदन गवर्नर की इच्छा के अनुरूप बजट पास कर देता था, लेकिन बाद में जब जनता का दबाव बढ़ा तो इन्होंने कुछ मांगों को ऐसे ही कर दिया। गवर्नर तथा न्यायाधीशों के जो अधिक वेतन थे उसकी मांग को इन्होंने मना किया। गवर्नर ने दबाव डाला इस संदर्भ में, तो शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों में क्या हो गया? टकराव हो गया। यही संघर्ष का फिर धीरे धीरे कारण बनता है। क्योंकि गवर्नर ने इसे मान हानि माना, उन्होंने माना कि मेरी बात को कोई इनकार कैसे कर सकता है, तो मान मतलब सम्मान की हानि हो गया, जबकि विधायक सदन इसको आवश्यक मानते थे। उपनिवेशों की जनता पहले से ही गवर्नर व कार्यकारिणी से दुखी थी, ने सरकार का हर प्रकार से न केवल विरोध किया बल्कि शोषण से छुटकारा पाने का, ये जब विरोध हुआ, टकराव हुआ, शोषण से छुटकारा पाने का इसको उचित अवसर उन्होंने माना और वो संघर्ष की ओर, क्रांति की ओर चल पड़े। तो इसी तरह से शुरुआत होती है छोटी छोटी चीज़ों से, लेकिन ये इनके लिए तो बहुत बड़ी थी क्योंकि ये सह रहे थे, इनका नुकसान हो रहा था। तो हमने देखो थोड़ा सा ही किया है ताकि आप अच्छे से समझ पाए, और ज़्यादा समझाने के लिए इसलिए इसको विस्तार दिया है। तो विस्तार देना ज़रूरी है ताकि आप इसकी पृष्ठभूमि को समझ लें, और थोड़ा इसलिए कराया है कि ताकि थोड़े थोड़े में ही आपको समझ में आ जाए और आप इसके नोट्स बना लें। तो बाकी कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं।